नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का विषय अत्यंत ही गंभीर है और चिंताजनक है। कोरोना काल में सैकड़ों लाखों लोगों की मौत की सूचना मिलती है देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन मैं जिस राज्य का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बताया हूं कि मेरा निवास जो है वो दिल्ली में है, लेकिन मैं नागरिकता मेरे पास उत्तर प्रदेश का है। मतलब मैं वोट उत्तर प्रदेश के लिए करता हूँ। मतलब मेरे एक वोट से योगी जी की सरकार बनी है। यहाँ योगी जी की सरकार बनने में मेरा एक वोट का काम महत्वपूर्ण योगदान है। आज बात मैं उसी उत्तर प्रदेश के, अपने उत्तर प्रदेश की करूँगा, जो अभी कोरोना काल में कुछ ना स्वीकार योग्य कुकृत्य कर रहा है। कुकृत्य के लिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पूरे देश भर में कई मौतें हुई हैं, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में मौतों पर जिम्मेवारी लेने की महामारी लगी है कि भाई जिम्मेवार कौन। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगे उन शिक्षकों के दुखद देहांत का। वहां के मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, की हमको चुनाव आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार सिर्फ 3 आदमी मरे हैं। वो जिस सरकार में मंत्री हैं, उन सरकार के अधीन काम करने वाले उत्तर प्रदेश के कम से कम 3-4 जिले के जिलाधिकारी का बयान उत्तर प्रदेश के सरकार का बयान है, क्योंकि वो सरकार के ही कर्मचारी हैं और सरकार के ही दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन चलाते हैं। तो कम से कम 3 से ज्यादा जिला अधिकारियों ने जो सूची प्रेस में दिया है, मतलब जो मीडिया में आकर के कहे हैं कि किन्हीं के यहाँ 8 मौत हुए हैं, तो किन्हीं के यहाँ 10 मौत हुए, तो किन्हीं के यहाँ 12 मौत हुई है, और वो बड़ी साफ और स्पष्ट कर रहे हैं कि ये चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे हैं, चुनाव ड्यूटी में इनकी मृत्यु हुई है। अब या तो वो कलेक्टर लोग झूठ बोल रहे हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो मीडिया पर बोले हैं। और अगर या माननीय मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं तो उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि मौत हुई है। कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़, 200 करोड़ की घपला नहीं हुआ है कि टैक्स पेयर के पैसे से हम पूरा कर लेंगे। जान गई है और ये दोबारा ना मिलने वाली चीज है। मतलब अगर एक बार आपका जान चला गया तो ये शरीर में नहीं आएगा। आपका तबीयत खराब हुआ, ठीक हो जाएंगे, और स्वस्थ है स्वस्थ हो जाएंगे, कमजोर है मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अब प्राण ही शरीर से निकल जाए तो ये नहीं आती। उनसे पूछिए जिनके घर में मौतें हुई हैं, जिनका बिलखता हुआ परिवार रो रो करके टीवी पर कह रहा है कि चुनाव ड्यूटी में गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार बाद में लीपा पोती की और प्रवक्ताओं ने आकर के मोर्चा संभाला। आमतौर पर मैं पार्टी प्रवक्ताओं को गलथेथी का विशेषज्ञ कहता हूं। मतलब अगर सरकार जीतेगी तो कहेंगे कि ये हमारे वजह से हो गया, हारेगी तो कहेंगे कि मेरा परसेंटेज बढ़ गया, हमने उनको हरा दिया। मतलब वो गलथेथी करते हैं। तो वो गलथेथी करने के लिए, मतलब हिंदी में आप कहिए कि बकवास करते हैं, बेसिर पैर की बात करते हैं, बेमतलब की बात, अपनी बात मनवाने का नाजायज कोशिश करते हैं। तो प्रवक्ता गण आए और उन्होंने कहा कि जी मौत हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो चुनाव ड्यूटी में हुई है, इससे इनकार है। अब सवाल है कि मौत हुई है और चुनाव ड्यूटी में हुई है कि नहीं हुई है, ये क्यों कहा जा रहा है, ये समझने वाली बात। कल से मेरा ट्राइपैड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, पता न क्यों। खैर, तो सवाल ये है कि मौत हुई है, क्यों हुई है। ये इसलिए थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है क्योंकि चुनाव आयोग के कानून के मुताबिक
अगर आदमी चुनाव ड्यूटी में मरा है तो उसके मुआवजे की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, और चुनाव आयोग की ड्यूटी मानी जाएगी चुनाव की मतपेटी ले जाने से लेकर के चुनाव करवाना और वापस मतपेटी जमा करा देना। अब आजकल ईवीएम बॉक्स है, लेकिन वो चूंकि कानून तो है उस वक्त मतपेटी ही लिखी है, उसमें एडिट अभी नहीं हुआ है। जो चुनाव आयोग का कानून है कि भाई चुनाव ड्यूटी मानी जाएगी कि आप चुनाव के लिए आए, मतपेटी या ईवीएम मशीन आपने कलेक्ट किया कंसर्न ऑफिस से, फिर आप गए चुनाव करवाए और मतपेटी ले आकर के जमा करा दिए। एक बार मतपेटी आपके हाथ से जमा हो गई, आप चुनाव ड्यूटी से मुक्त मान लिए गए। मतलब आपके किसी जान माल की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की तब है जब आपके हाथ में ईवीएम है या आप ईवीएम के साथ हैं। ईवीएम से साथ हटा, सुरक्षा चक्र खत्म हुआ। इसलिए चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमने 3 मौत कंफर्म कर रहे हैं, चुनाव में ड्यूटी में 3 लोगों की मौत हुई है। अब जब ये कानून बना था उस वक्त कोरोना नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या पता कि भाई कोरोना भी कभी आएगा। वो कानून में ये लिखना भूल गए, या बाद में जब अमेंडमेंट आया होगा तब तक भी कोरोना नहीं हुआ, और जब से कोरोना हुआ है तब से पार्लियामेंट चला ही नहीं कि कोई अमेंडमेंट आए। और नोटिफिकेशन या साधारण आदमी के मौत पर सरकारें क्यों निकालेंगी? मतलब नोटिफिकेशन के माध्यम से भी अमेंडमेंट की जाती है कानूनों में, अपनी सुविधा अगर हो तो। लेकिन ये अभी आदमी मरे जिए, इससे आम आदमी का कहाँ सरकार को चिंता है कि वो अमेंडमेंट करके लाए कि भाई जल्दी से जल्दी अमेंड किया जाए कि भाई कोरोना काल में तो संक्रमित होगा तो आदमी 5 दिन 15 दिन के बाद मरेगा तो वो ही माना जाएगा। ये अमेंडमेंट आम आदमी का मामला था, इसलिए सरकारों ने करना उचित नहीं समझा। खैर, बात आते हैं कोरोना के दौरान मौत का टाइम पर। जैसे हम सब जानते हैं कि कोरोना कोई फांसी का फंदा नहीं है कि गला में लटका तुरंत लटका दिया, 3 मिनट के अंदर मौत हो गई। या कोरोना कोई बंदूक की गोली नहीं है कि गोली लगा 2-4-5 मिनट आप तड़पे और तड़प करके मर गए। ना ही कोरोना कोई बम ब्लास्ट हुआ कि बिल्कुल आपके ऊपर बम फटा, आप चिथड़े से उड़ गए। कोरोना एक संक्रमण है। सबसे तो पहले अगर संक्रमण होगा तो आपको पता ही 4-5 दिन के बाद चलेगा, जब आपके शरीर में लक्षण दिखने लगेगा, सर्दी या खांसी जुकाम बुखार, तब आपको लगेगा कि यार मेरे शरीर में कुछ हुआ है। फिर आप अगर लापरवाही कर गए और बुखार की गोली ले लिया, खांसी की कोई सिरप ले लिया, तो वह 5-6 दिन और बीत गया तो संक्रमण ज़्यादा फैल जाता है, फिर वो नियंत्रित हो जाती है। ये जितने लोगों की मौत की सूचना आप देख रहे हैं ना, वो उसमें से ज़्यादातर लापरवाही है। उन्हें लगा कि यार ये हल्के फुल्के है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद कोरोना से संक्रमित हुआ था और 1 हफ्ते तक मैं अपना ही इलाज कराता रहा। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो मैं वो एंटीबायोटिक और सिरप उरप के विषय में ध्यान रखता था। मैं उन्हीं सिरपों को ले करके इस्तेमाल किया हफ्ता दिन तक। लेकिन वो आप सब लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ ही, दुआएं मेरे साथ ही, इसलिए दवाओं से ज़्यादा आपकी दुआओं ने काम किया और जा करके मैं कोरोना से मुक्त हुआ। तो अगर चुनाव ड्यूटी में गए होंगे और वहीं उनको संक्रमण हुआ है, क्योंकि वहां तो फिर हाँ मिश्रा जी नमस्कार, चुनाव में वो गए होंगे तो लोग आएंगे तो संक्रमण तो 4 दिन बाद तो उसको पता चलेगा भाई, 3 दिन बाद ना पता चलेगा। तो चुनाव की मशीन तो वो शाम को आपको हैंड ओवर कर दिया। अब ये कैसे साबित होगा कि उसका संक्रमण चुनाव में हुआ, ये बाहर हुआ है? उसके बाद तो लॉकडाउन है, वो आया और आदमी अपने घर में कैद हो गया और उसको संक्रमण वहां से मिला और आकर के उसका देहांत हो गया। तो ये इसलिए चुनाव आयोग नहीं मान रहा है कि पैसा चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग मतलब भारत सरकार। और अगर ये मौत घर में मानी जाएगी तो इस पर कोई मुआवजा नहीं है, क्योंकि ड्यूटी में नहीं है। तो आदमी जैसे संक्रमण में कोरोना में मर तो कहाँ कोई मुआवजा मिल रहा है। मतलब इंसान के मौत की कोई मुआवजा न देनी पड़े, इसलिए ये सारा खेल खेला जा रहा है कि ये 3 आदमी मरे हैं ताकि 3 आदमी का पैसा देना पड़े, मुआवजा देना पड़े, और बाकी लोगों से पल्ला झाड़ लेके कि तुम आए और मरे, हमें तुम्हारे मौत से कोई मतलब नहीं है। एक तो ऐसे उत्तर प्रदेश के मेरे ही बलिया जिला के नदियों में लाशें तैरते हुए मिल रही है। ये पूरा जग हंसाए हुआ है। शर्मिंदगी हुई जब हम दिल्ली में सुने कि मेरे बलिया जिला के नदी में, जहाँ पर गाय भैंस किनारे पर नहाती थी, नाव वाले नाविक लोग सब नहाते हुए थे और हम लोग भी उसमें नाव पर से कूद कूद करके नहाए हैं। जहाँ हम कूद के नहाए हैं वहाँ आज लाश तैर रही है।
ये बात तो हम लोग बचपन में कभी सुने भी नहीं थे, कोई लाश तैरते हुए। हाँ, कभी कोई मवेशी ववेशी का कोई लाश तैरते हुए आ जाता था तो 2 दिन तक आदमी नहाने नहीं जाता था, घिन आता था कि यार कल एक मरा हुआ बैल इधर से गया था। लेकिन अब इंसानी लाश तैरने के बाद तो अब सुनने में भी आ रहा है कि गंगा जी में जाऊं कि ना जाऊं। एक तो वैसे बड़ी बुरी और बेहद डरावनी स्थिति है, ऊपर से शिक्षक जैसे वो लोग आज जो हमारे आईएएस बने हैं उनको किसी शिक्षक ने ही ट्रेनिंग दिया होगा। आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, वो सब लोगों को प्रारंभिक से लेकर के और आईएएस तक की ट्रेनिंग और शिक्षा किसी शिक्षक नहीं दी होगी। तो जो आदमी हमारे समाज का इतना महत्वपूर्ण हस्ती है, जो इतना महत्वपूर्ण शख्सियत है, हम उसके मौत पर भी खेल खेलेंगे कि मेरा नहीं मौत तेरा नहीं मौत पर, तो इससे ज़्यादा शर्म और इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा। अब आते हैं मौत की आंकड़ों पर। मित्रों, 1663 या 83 लोगों की मौत शिक्षक संघ कह रहे हैं। मुझे ये पता नहीं है कि वो 1663-83 है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, लेकिन 3 भी तो नहीं है, इसलिए कि जिला अधिकारी बहुत जिम्मेवार पोस्ट होता है और उनकी इतनी बड़ी ट्रेनिंग होती है और वो बहुत परिपक्व लोग होते हैं, वो इतने हल्के में बयान नहीं देंगे। अगर उन्होंने गैर जिम्मेदार बयान दिया है तो सरकार अब तक एक्शन काहे नहीं लिया? क्योंकि वो तो मीडिया पर है, मेरे यूट्यूब पर आया है, समाचार चैनल पर आया हुआ है कि भाई इतने लोग मरे हैं। एक महिला जिलाधिकारी थी मेरे ख्याल से जालौन की, वो कह रहे थे कि मैं सरकारी विभागीय कर्मचारियों से सर्वे करवाई हूँ और खोज करवाई हूँ और मुझे पता लगा कि ये जो मरने वाले लोग हैं वो सब चुनाव ड्यूटी में गए हुए थे और तभी उनको संक्रमण हुआ और मरे। ये बात भी है 1% सरकार के पक्ष में। अगर मैं बोलूं तो ये कहना मुश्किल है कि संक्रमण उनको चुनाव में लगा या घर में आकर के लगा। ये एक प्रश्न बन सकता है, लेकिन संक्रमण तो हुआ ना, और वो चुनाव में भी थे। तो आप पल्ला इसलिए झाड़ रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी और आप जिम्मेदार मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, पता न क्यों अब धीरे धीरे जनमानस इस सोचने पर मजबूर हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई पार्टी में डिफरेंस है, इसके काम करने की तरीका और प्रणाली कुछ अलग है या वाकई अलग है। ये मौत तक को भी नहीं स्वीकारती, आपदा तक को भी नहीं स्वीकारती, नदियों में लाश बहने तक को भी नहीं स्वीकारती। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा निंदनीय और चिंतनीय बात हो नहीं सकता। मित्रों, एक बात और आपको बताऊं, दुनिया में महामारी फैली हुई है और हम महामारियों से मुकाबले की जगह राजनीतिक मुकाबलेबाजी में अपने आप को झोंके हुए हैं। हम मशीन कहाँ से लाए, दवा कहाँ से लाए, ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों की जान कहाँ से बचाए, ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण रोकने के क्या क्या उपाय आम जन को सुझाए समझाए के जगह हम इसमें अपना ऊर्जा खत्म कर रहे हैं कि जी कांग्रेस देश की विरोध कर रही है, मोदी जी का विरोध कर रही है, दुनिया में नाम हंसवा रही है, बदनाम करवा रही है। आप जो ऊर्जा इसमें लगाते हैं वो ऊर्जा कोरोना की उपाय खोजने में लगाइए, कोरोना से घबराए हुए लोगों को सांत्वना देने में लगाइए, डॉक्टरों पर नकेल कसिए। गांव देहात में डॉक्टर दूर से ही बात करते हैं, नज़दीक कोई जाता नहीं है। अस्पताल में कोई भर्ती है तो अपने भाग्य से भर्ती है और वहाँ से निकल के आएगा तो उसके परिवार का भाग्य था, भगवान का आशीर्वाद था, और अगर मर गया तो उसका दुर्भाग्य है। इसमें डॉक्टर का कोई योगदान नहीं। कई जगह तो ये रिपोर्ट आती है कि दूर छोड़ दीजिए, दिल्ली महानगरों जैसे बड़े बड़े शहरों में भी डॉक्टर दूर से ही बात करते हैं। वो सिर्फ टीवी पर पीपीई किट में आकर के सुनने बतियाने की बात होती है। आमतौर पर कोरोना मरीजों से कोई मिलना नहीं चाहता, कोई बात करना नहीं चाहता। उनको संक्रमण का भी डर होगा, लेकिन आपकी तो पढ़ाई इसी बात की हो, ट्रेनिंग इसी बात की है। पाकिस्तान के तरफ से फायरिंग के में मिलिट्री वाला कहे जी नहीं अभी तो फायरिंग हो रहा है, मैं सीमा पर नहीं जाऊंगा, तो पाकिस्तान तो अपने देश में घुस आएगा। वो इसी बात का उनको ट्रेनिंग दी गई है कि जब उधर से एक गोली आए तो तुम सीना आगे करो और धड़धड़ाते हुए 10 गोली मारो। इसी बात की ट्रेनिंग दी गई है उन लोगों को
तो डॉक्टरों का भी तो यही बात है, क्योंकि अगर वही डरेंगे तो जो उनका मरीज होगा वो तो डर के मारे मर जाएगा। इन सब परिस्थितियों पर सरकारों को ध्यान देने के बजाय एक दूसरे पर ब्लेमबाजी करने में लगा रहा है और ये ब्लेम गेम खेलने में लगा रहा है। ये एक दुखद, चिंतनीय और निंदनीय है। मैं एक बार पुनः आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। आप आमतौर पर त्वरित एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। आपकी ईमानदारी पर, आपके कर्तव्य परायणता पर और आपके उत्तर प्रदेश फर्स्ट और उत्तर प्रदेश लास्ट की सोच पर मैं रत्ती भर भी संदेह नहीं करता। आपके काम करने की क्षमता पर मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है। अब तक के उत्तर प्रदेश में आपकी के काम बेदाग है, शानदार है और अनुकरणीय है। चुनाव के बहुत थोड़े दिन रह गए हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसको मेंटेन रखिए। हम चाहते हैं कि आप ही वापस आवें और आप ही जैसा सशक्त मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को मिले। हमें वो ना मिले जो चुनाव में हारने के बाद टोंटी छुड़ा करके ले जाए, टाइल निकाल करके ले जाए, अपने आप को गरीब बताए और 300-500 करोड़ का होटल बनाए। हमको वो भी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो राजा महाराजा की तरह से जीवन व्यतीत हो और उसके अपने भाई बंद गरीबी में मर रहे हैं। हमें ऐसा भी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो ढोल मोल न बजाता हो, उसको खुद ही पता नहीं वो क्या करने वाला है। हमें आपके जैसा सशक्त मुख्यमंत्री चाहिए और हम आपके शुभचिंतक हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जनभावना को समझिए और ये छोटी और ओछी बातें करना बंद कर दीजिए। अगर आपके मंत्री का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है तो फिर ये भी आप ही के विरुद्ध जाता है। और अगर आपका मंत्री सही बोल रहा है फिर जिलाधिकारी नौकरी पे क्यों है? मतलब विद इन ए वीक, 2 दिन 3 दिन के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपको ये देश के सामने बता देना पड़ेगा, प्रदेशवासियों को दिखा देना पड़ेगा कि हमारे मंत्री से गलती हुई, वो गलत संख्या बता दिया इसलिए हमने उसको गलत बयानबाजी के लिए फटकार लगाया, डांट लगाई या मंत्रिपरिषद से भगा दिया। या हमारे जिलाधिकारियों ने अति उत्साह में अनाप शनाप और साधारण मौतों को भी कोविड और चुनाव ड्यूटी में लगे मौत के रूप में काउंट कर दिया। तो जिलाधिकारी निलंबित हो, ट्रांसफर हो, एक्शन हो उनके विरुद्ध कुछ ना कुछ, क्योंकि जब तक इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो योगी आदित्यनाथ जी आपका इकबाल पर प्रश्न लगेगा, आपका साख प्रभावित होगा और हम नहीं चाहते कि आपका साख प्रभावित हो। उत्तर प्रदेश में जितने शिक्षकों की देहांत मौत हुई है और जितने लोगों की मौत हुई है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो लोग मरे हैं, पूरे दुनिया में जो लोग मरे हैं, वो नहीं मरने चाहिए थे, क्योंकि वो अकाल मौत मरे हैं, अभाव में मौत मरे हैं। चिकित्सकों की अभाव, चिकित्सा व्यवस्था की अभाव, औषधियों की अभाव और उनकी देख रेख के अभाव में मरे हैं। वो अपनी मौत नहीं मरे हैं। और इस तरह की मौत हत्या के श्रेणी में आता है। और ये हत्या किसकी जिम्मेवारी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस सरकारों को समझना पड़ेगा। नेता, पक्ष, विपक्ष, पार्टी अध्यक्ष सब इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर आज नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य अवस्था में लचर दिख रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों को भी है जो अब तक सरकार में थे और अस्पताल नहीं बनाए। क्योंकि जिस तरह से एक एम्स और सफदरजंग बना है और इतने लोगों को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह से अगर हर कमिश्नरी हर राज्य में एक एम्स अब तक बन गया होता, और ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था। क्योंकि हम सुनते हैं, हम देखते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में जितने रुपए की घोटाले की खबर आती है, अगर उनमें से 10% भी निकाल करके बनाया जाता तो अब तक हमारे प्रत्येक राज्य में, उत्तर प्रदेश में तो खैर 5-6 राज्य जैसा है, वहाँ 5-6 एम्स बन गया होता और राज्यों में भी 2-2, 3-3 एम्स और बड़े बड़े अस्पताल, कॉलेज बन गए होते तो आज नरेंद्र मोदी को उतनी मुश्किलात नहीं सामना करना पड़ता। वो आसानी से अस्पतालों में मरीजों की भर्ती करा करके इलाज करा सकते थे। 7 साल से नरेंद्र मोदी भी हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई नया बड़ा अस्पताल या अस्पतालों की सुविधा नहीं किया कि ये सोचा जाए, ये कहा जाए। टीवी पर आके ये कह देने से कि जी जब कोरोना आया था तो पीपी किट हम बिल्कुल नहीं बनाते थे, अब आज इसमें हम सक्षम हो गए हैं। आज क्यों सक्षम हुए? आप पहले आते ही क्यों नहीं कहा कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा की व्यवस्था हमको पहले करनी चाहिए थी? इस सब प्रश्न बनता है। लेकिन वीडियो बंद करने से पहले उत्तर प्रदेश के इस मौतों की जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग है जिसने चुनाव करवाया, सरकार है जिसने अपने कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए लगाया, या अनियंत्रित संक्रमण है? क्योंकि संक्रमण भी चुनाव कराने से ज़्यादा फैला है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि चुनाव
ग्राम प्रधान का चुनाव डोर टू डोर नहीं, घर टू घर होता है, मतलब रूम टू रूम होता है। मतलब मैं गांव का आदमी हूँ, प्रधानी के चुनाव में चाचा के यहाँ जाने के बाद चाची के यहाँ नहीं जाएगा तो चाची बिदक जाएगी, वोट नहीं देगी। बड़का भैया के यहाँ गए, छोटका भैया का नहीं, तो तुमको वोट नहीं मिलेगा। मतलब परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों को पांव पर सी झुका करके वोट मांगना पड़ता है, नहीं तो लोग वोट नहीं देते। विधायक का चुनाव नहीं है कि स्कूल में भाषण दे करके चले गए और गांव में जितने लोग माइक में सुने वो सब के सब, जो भाजपाई होंगे वो भाजपा को देंगे, जो कांग्रेसी होंगे कांग्रेस को देंगे, जो यादव होंगे वो यादव को देंगे, जो छत्री होगा वो छत्री को देता पर चला जाएगा। नहीं, गाँव प्रधान में सास भी चुनाव लड़ते हैं, बहू भी चुनाव लड़ते हैं। तो घर घर जा करके और परिवार टू परिवार, व्यक्ति टू व्यक्ति मिलना होता है। मतलब अगर प्रधान पद का उम्मीदवार संक्रमित है तो वो जिस परिवार में जा रहा है वो सभी परिवारों को संक्रमित कर रहा है। या प्रधान पद का उम्मीदवार संक्रमित नहीं है और वो हमारे घर में आया, अगर मैं संक्रमित हूं तो मेरे से गले मिला और संक्रमण लेकर गया और फिर हर जगह जाके फैलाया। एक तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं समझा, सरकार ने क्यों नहीं समझा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सुना हो कि ये न्यायालय का आदेश पर हुआ है, तो न्यायालय ने भी क्यों नहीं समझा, ये भी एक समझने की बात है। लेकिन खैर अब ये हो गया, ये एक बड़ी गलती थी चुनाव करवाना, लेकिन उससे भी बड़ी गलती है कि अब मौत से पल्ला झाड़ना। इससे शर्म, बेशर्मी और इससे ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकता। उन सभी मृतात्माओं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है, उन सभी के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, उन मृतात्माओं को शांति प्रदान कर अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। जय हो।